अध्याय 8 नई दुनिया की बाहरी चौकियां। घर के हमारे दोस्त हमारे साथ खुश हो सकते हैं क्योंकि हम अपने लक्ष्य पर हैं, और कम से कम एक हद तक हमने दिखाया है कि प्रोफेसर चैलेंजर के बयान को सत्यापित किया जा सकता है। हम पठार पर नहीं चढ़े, यह सच है, लेकिन वह हमारे सामने है, और यहाँ तक कि प्रोफेसर समरली भी थोड़े नम्र मूड में हैं। यह नहीं कि वे एक पल के लिए यह मानेंगे कि उनका प्रतिद्वंद्वी सही हो सकता है, लेकिन वे अपनी निरंतर आपत्तियों में कम हठी हैं और अधिकांश समय एक सावधान चुप्पी में डूब गए हैं। हालांकि मुझे वापस जाना होगा और अपनी कहानी वहां से जारी करनी होगी जहां मैंने छोड़ी थी। हम अपने एक स्थानीय इंडियन को वापस भेज रहे हैं जो घायल है, और मैं यह पत्र उसकी देखभाल में सौंप रहा हूं, मन में काफी संदेह के साथ कि यह कभी हाथ में आएगा या नहीं। जब मैंने आखिरी बार लिखा था, हम उस इंडियन गांव को छोड़ने वाले थे जहां एस्मरल्ड ने हमें उतारा था। मुझे बुरी खबर के साथ अपनी रिपोर्ट शुरू करनी है, क्योंकि पहली गंभीर व्यक्तिगत परेशानी दो प्रोफेसर्स के बीच की निरंतर झगड़ेबाजी को छोड़कर उस शाम हुई, और इसका दुखद अंत हो सकता था। मैंने हमारे अंग्रेजी बोलने वाले मिश्रितंस गोमेस का उल्लेख किया है, एक उत्तम कार्यकर्ता और तत्पर आदमी, लेकिन जिज्ञासा के व्यसन से ग्रस्त, जो ऐसे लोगों में काफी आम है। उस आखिरी शाम वह उस झोपड़ी के पास छुप गया जिसमें हम अपनी योजनाओं पर चर्चा कर रहे थे, और हमारे विशाल नीग्रो जंबो, जो कुत्ते की तरह वफादार है और जो नफरत उसकी पूरी जाति मिश्रितंसलों के प्रति रखती है, वह भी उसमें है, के द्वारा देखा जाकर वह खींचकर हमारे सामने लाया गया। गोमेस ने अपना चाकू निकाल लिया, हालांकि, और यदि उसके पकड़ने वाले की विशाल ताकत न होती जिसने उसे एक हाथ से निहत्था कर दिया, तो उसने निश्चित रूप से उसे चाकू मार दिया होता। यह मामला डांट फटकार में समाप्त हुआ, विरोधियों को हाथ मिलाने के लिए मजबूर किया गया, और हर उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। दो विद्वान लोगों की आपसी लड़ाई के बारे में वे निरंतर और कड़वी हैं। यह माना जाना चाहिए कि चैलेंजर अत्यधिक उत्तेजक हैं, लेकिन समरली की एक तीखी ज़बान है जो मामले को और बिगाड़ देती है। कल रात चैलेंजर ने कहा कि उन्हें थेम्स एम्बैंकमेंट पर चलकर नदी देखना कभी पसंद नहीं, क्योंकि अपना अंतिम गंतव्य देखना हमेशा दुखद होता है। वे निश्चित रूप से मानते हैं कि उनका भाग्य वेस्टमिंस्टर एब्बे में है। समरली ने फिर भी खट्टी मुस्कान के साथ जवाब दिया कि उन्हें समझ आया है कि मिलबैंक जेल ध्वस्त कर दी गई। चैलेंजर का घमंड इतना विशाल है कि उन्हें वास्तव में परेशान होने नहीं देता। वे बस अपनी दाढ़ी में मुस्कुराए और सच में दोहराते रहे उस दयनीय स्वर में जो किसी बच्चे के साथ इस्तेमाल होता। वास्तव में दोनों बच्चे हैं, एक सूखा और झगड़ालू, दूसरा दुर्जय और अहंकारी, फिर भी दोनों में एक ऐसा दिमाग है जिसने उन्हें अपने वैज्ञानिक युग की अग्रपंक्ति में रखा है। बुद्धि, चरित्र, आत्मा, जीवन अधिक देखने पर ही समझ आता है कि हर एक कितना अलग है। बहुत अगले दिन हमने वास्तव में इस उल्लेखनीय अभियान पर अपनी शुरुआत की। हमें पता चला कि हमारा सारा सामान दो डोंगियों में आसानी से समा गया, और हमने अपने लोगों को बांटा, छह करके, शांति के हित में स्पष्ट सावधानी बरतते हुए कि एक प्रोफेसर को प्रत्येक डोंगी में रखा। मैं व्यक्तिगत रूप से चैलेंजर के साथ था, जो एक आनंदमय मनोदशा में थे, एक मुक्त परमानंद में चलते हुए और हर विशेषता से उदार आशीर्वाद बरसाते। हालांकि मुझे उनके अन्य मनोदशाओं का भी कुछ अनुभव है, और मैं कम आश्चर्यचकित रहूंगा जब धूप के बीच अचानक तूफान आ जाए। उनके साथ सहज रहना जितना असंभव है, उनकी संगति में उबाऊ रहना भी उतना ही असंभव है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा इस अर्धकापते संदेह की स्थिति में रहता है कि उनका दुर्जय स्वभाव अचानक कौन सा मोड़ ले सकता है। 2 दिनों तक हम एक अच्छे आकार की नदी पर ऊपर चले, कुछ सैकड़ों गज चौड़ी और रंग में गहरी,
लेकिन पारदर्शी ताकि आमतौर पर नीचे तक देखा जा सके। अमेज़न की सहायक नदियां, उनमें से आधी इसी प्रकृति की हैं, जबकि दूसरी आधी सफेदी लिए और अपारदर्शी हैं। अंतर उस देश के प्रकार पर निर्भर करता है जिससे वे बही हैं। गहरे रंग वनस्पति के क्षय का संकेत हैं, जबकि अन्य मिट्टी की ओर इशारा करते हैं। 2 बार हम तीव्र धाराओं से मिले और दोनों मामलों में उन्हें टालने के लिए आधे मील या इससे अधिक का बोझ उठाकर चले। दोनों किनारों पर जंगल आदिम था, जो दूसरी बार उगे जंगलों से अधिक आसानी से पार किया जाता है, और हमें अपनी डोंगियां उनमें से ले जाने में कोई बड़ी कठिनाई नहीं हुई। उस गंभीर रहस्य को मैं कभी कैसे भूलूंगा। पेड़ों की ऊंचाई और तनों की मोटाई मेरी शहरी जीवन पालित कल्पना से परे थी। वे शानदार स्तंभों में ऊपर उठते थे जब तक हमारे सिर से बहुत ऊंचाई पर हम धुंधले उस स्थान को नहीं देख पाते जहां वे अपनी शाखाएं गॉथिक ऊपर मुड़े घुमावों में फेंकते थे, जो मिलकर हरियाली की एक विशाल गुन थी। हुई छत बनाते थे, जिसमें से केवल कभी कभी सुनहरी धूप की एक किरण नीचे आकर उस राजसी अंधेरे में रोशनी की एक पतली चमकदार रेखा खींचती। जब हम सड़ी हुई वनस्पति के मोटे मुलायम गलीचे पर चुपचाप चलते तो वह शांति हमारी आत्माओं पर पड़ती जो एब्बे के गोधूली में आती है, और यहाँ तक कि प्रोफेसर चैलेंजर की भरपूर सीने वाली आवाजें भी फुसफुसाहट में डूब जाती। अकेले मैं इन विशाल वृद्धियों के नाम नहीं जानता, लेकिन हमारे विज्ञान के लोगों ने देवदार, बड़े सिल्क कॉटन पेड़ और लाल लकड़ी के पेड़ दिखाए, विभिन्न पौधों की उस प्रचुरता के साथ जिसने इस महाद्वीप को वनस्पति जगत पर निर्भर नेचर के उपहारों का मानव जाति को मुख्य आपूर्तिकर्ता बनाया है, जबकि यह पशु जीवन से आने वाले उत्पादों में सबसे पिछड़ा है। जीवंत आर्किड और अद्भुत रंगीन लाइकेन सावले पेड़ों के तनों पर सुलग रहे थे, और जहां रोशनी की एक भटकती किरण सुनहरी अल्लामंडा, टैक्सोनिया के लाल तारागुच्छों या आइपोमिया के गहरे गहरे नीले रंग पर पूरी तरह पड़ती, तो प्रभाव परिलोक के सपने जैसा था। इन जंगल के विशाल अपशिष्टों में जीवन, जो अंधकार से घृणा करता है, सदा रोशनी की ओर ऊपर संघर्ष करता है। हर पौधा, यहाँ तक कि छोटे भी, हरी सतह की तरफ मुड़ता और मरोड़ता है, अपने से मजबूत और लंबे भाइयों के चारों ओर बलपूर्वक। चढ़ने वाले पौधे भयानक और विलासी हैं, लेकिन अन्य जो कभी कहीं नहीं चढ़े उन्होंने उस उदास छाया से बचाव के रूप में यह कला सीख ली है, ताकि आम, बिच्छू बूटी, चमेली और यहाँ तक कि जासीटारा पाम पेड़ को देवदारों के तनों के चारों ओर घूमते और उनके मुकुट तक पहुँचने का प्रयास करते देखा जा सकता है। पशु जीवन का राजसी मेहराबदार गलियारों में कोई हलचल नहीं था, जो हमारे चलने के साथ फैलती जाती थीं, लेकिन हमारे सिर से बहुत ऊंचाई पर एक निरंतर हलचल सर्प और बंदर, पक्षी और सुस्त की उस बहुसंख्यक दुनिया की कहानी बताती थी जो धूप में रहती थी और अथाह नीचे की अस्पष्ट गहराइयों में हमारी छोटी, अंधेरी, लड़खड़ाती आकृतियों को आश्चर्य से देखती थी। भोर और सूर्यास्त पर गरजने वाले बंदर एक साथ चीखते और तोते तीखी बकबक में टूट पड़ते, लेकिन दिन के गर्म घंटों में केवल कीड़ों का पूरा घुरघुरापन दूर की लहरों की तरह कान भरता, जबकि भव्य तनों के राजसी दृश्यों में जो उस अंधकार में लुप्त होते जाता जो हमें अपने में समेटे था, कुछ नहीं हिलता। एक बार एक धनुषाकार पांव वाला, लड़खड़ाने वाला प्राणी, एक चींटीखोर या भालू, छाया में भद्दी तरह से फिसल गया। यह एकमात्र ज़मीनी जीव का संकेत था जो मैंने इस महान अमेज़ोनियन जंगल में देखा। और फिर भी संकेत थे कि यहाँ तक कि मानव जीवन भी उन रहस्यमय गुफाओं में हमसे दूर नहीं था। तीसरे दिन हमें हवा में एक विलक्षण गहरी थड़थड़ाहट का एहसास हुआ, लयबद्ध और गंभीर, सुबह भर आती जाती रही। दोनों नावें एक दूसरे से कुछ गज की दूरी पर चप्पू चला रही थीं जब हमने पहली बार यह सुना, और हमारे इंडियंस स्थिर हो गए, जैसे कांस्य में बदल गए हों, डर के भाव चेहरों पर लिए ध्यान से सुनते। यह क्या है? मैंने पूछा। ढोल, लॉर्ड जॉन ने लापरवाही से कहा। युद्ध के ढोल मैंने पहले सुने हैं।
हाँ श्रीमान, युद्ध के ढोल, मिश्रितंसल गोमेज ने कहा। जंगली इंडियंस बर्बर पालतू नहीं। वे हर मील पर हमारी निगरानी करते हैं, मार देंगे अगर कर सके। वे हमारी निगरानी कैसे कर सकते हैं? मैंने अंधेरे स्थिर शून्य में झांकते हुए पूछा। मिश्रितंसल ने अपने चौड़े कंधे उचकाए। इंडियंस जानते हैं। उनका अपना तरीका है। वे देखते हैं। वे एक दूसरे से ढोल की भाषा में बात करते हैं। मारेंगे अगर कर सके। उस दिन की दोपहर तक मेरी जेब की डायरी बताती है कि यह 18 अगस्त मंगलवार था। कम से कम 6-7 ढोल विभिन्न दिशाओं से धड़क रहे थे। कभी वे जल्दी बजते, कभी धीरे, कभी स्पष्ट सवाल जवाब में। एक पूर्व में बहुत दूर ऊंची, रुक रुक कर खड़खड़ाहट में फूटता और पल रुककर उत्तर से एक गहरी दहाड़ उत्तर देती। उस निरंतर बड़बड़ाहट में कुछ अवर्णनीय रूप से नस काटने वाला और खतरनाक था, जो मिश्रितंसल के शब्दों का ही रूप लेता लग रहा था। अनंत रूप से दोहराया जाता, हम तुम्हें मारेंगे अगर कर सके। हम तुम्हें मारेंगे अगर कर सके। शांत जंगल में कोई नहीं हिला। वनस्पति के उस अंधेरे पर्दे में सभी शांति और शांत नेचर का स्नेह था, लेकिन उसके पीछे से हमारे साथी मानव का एक ही संदेश आता था। हम तुम्हें मारेंगे अगर कर सके, पूर्व के लोगों ने कहा। हम तुम्हें मारेंगे अगर कर सके, उत्तर के लोगों ने कहा। पूरे दिन ढोल गड़गड़ाते और फुसफुसाते रहे, जबकि उनकी धमकी हमारे रंगीन साथियों के चेहरों पर प्रतिबिंबित हुई। यहां तक कि कठोर, शेखी बघारने वाला मिश्रितंसल भी डरा हुआ लग रहा था। हालांकि उस दिन मुझे एक बार और हमेशा के लिए यह पता चला कि समरली और चैलेंजर दोनों में वह सर्वोच्च प्रकार की बहादुरी थी, वैज्ञानिक मन की बहादुरी। उनकी वह भावना थी जिसने डार्विन को अर्जेंटीना के गाउचो के बीच या वॉलस को मलया के सिरकाटू के बीच संभाले रखा। नेचर की दयालु व्यवस्था है कि मानव मस्तिष्क एक साथ दो चीजें नहीं सोच सकता, इसलिए यदि वह विज्ञान की जिज्ञासा में डूबा हो तो व्यक्तिगत विचारों के लिए कोई जगह नहीं। उस निरंतर और रहस्यमय खतरे के बीच पूरे दिन हमारे दो प्रोफेसर्स ने हर उड़ते पक्षी और हर झाड़ी को किनारे पर देखा, कई तीखे शब्दों की बहस के साथ। जब समरली की खड़खड़ाहट चैलेंजर की गहरी गर्जना के तुरंत बाद आती, लेकिन खतरे की कोई भावना नहीं और ढोल बजाने वाले इंडियंस का कोई संदर्भ नहीं, जैसे वे सेंट जेम्सेस स्ट्रीट के रॉयल सोसाइटी के क्लब के स्मोकिंग रूम में एक साथ बैठे हों। केवल एक बार उन्होंने उनके बारे में चर्चा करने की कृपा की। मिराना या एमजुएका नरभक्षी, चैलेंजर ने गूंजते जंगल की तरफ अंगूठे से इशारा करते हुए कहा। निस्संदेह श्रीमान, समरली ने उत्तर दिया। ऐसी सभी जनजातियों की तरह मुझे उम्मीद है कि वे बहुसंश्लेषी भाषा और मंगोलियाई प्रकार के होंगे। बहुसंश्लेषी निश्चित रूप से, चैलेंजर ने सहिष्णुता से कहा। मुझे इस महाद्वीप में किसी अन्य प्रकार की भाषा की जानकारी नहीं है और मेरे पास 100 से अधिक के नोट हैं। मंगोलियाई सिद्धांत पर मुझे गहरा संदेह है। मुझे लगता था कि तुलनात्मक शारीरिकी का थोड़ा भी ज्ञान इसे सत्यापित करने में मदद करता, समरली ने कड़वाहट से कहा। चैलेंजर ने अपनी आक्रामक ठुड्डी इस तरह निकाली कि वे सब दाढ़ी और टोपी किनारा हो गए। निस्संदेह श्रीमान, सीमित ज्ञान का वही प्रभाव होगा। जब किसी का ज्ञान समग्र होता है तो वे अन्य निष्कर्षों पर पहुंचते हैं। उन्होंने परस्पर चुनौती में एक दूसरे को घूरा, जबकि चारों तरफ दूर की फुसफुसाहट उठती रही। हम तुम्हें मारेंगे, हम तुम्हें मारेंगे अगर कर सके। उस रात हमने अपनी डोंगिया धारा के बीच भारी पत्थरों से लंगर डालकर रोकी और संभावित हमले के लिए हर तैयारी की। हालांकि कुछ नहीं आया और भोर के साथ हम आगे बढ़े। ढोल की आवाजें हमारे पीछे मर गईं। दोपहर करीब 3 बजे हम एक बहुत खड़ी तीव्र धारा पर पहुंचे, 1 मील से अधिक लंबी, वही जिसमें प्रोफेसर चैलेंजर को अपनी पहली यात्रा में विपत्ति झेलनी पड़ी थी।
मैं स्वीकार करता हूं कि उसे देखकर मुझे राहत मिली, क्योंकि यह वास्तव में उनकी कहानी की सत्यता का पहला प्रत्यक्ष पुष्टिकरण था, चाहे कितना ही मामूली। इंडियंस ने पहले हमारी डोंगियां और फिर हमारा सामान झाड़ियों से होकर ले जाया, जो इस बिंदु पर बहुत घनी हैं, जबकि हम चार गोरे अपनी राइफलें कंधों पर उनके और जंगल से आने वाले किसी भी खतरे के बीच चले। शाम से पहले हम सफलतापूर्वक तीव्र धाराओं को पार कर गए और उनसे लगभग 10 मील ऊपर पहुंचे, जहां हमने रात के लिए लंगर डाला। इस बिंदु पर मेरा अनुमान था कि हम मुख्य धारा से सहायक नदी पर कम से कम 100 मील ऊपर आ गए थे। अगले दिन की सुबह में ही हमने वह बड़ी उड़ान भरी। भोर से प्रोफेसर चैलेंजर तीव्र बेचैनी में थे, नदी के हर किनारे को बार बार देख रहे थे। अचानक उन्होंने संतोष का एक उद्गार निकाला और एक अकेले पेड़ की तरफ इशारा किया जो धारा के किनारे के ऊपर एक विशेष कोण पर निकला हुआ था। इसे क्या कहते हो? उन्होंने पूछा। यह निश्चित रूप से एक एसाई पाम है, समरली ने कहा। बिल्कुल, एक एसाई पाम ही था जिसे मैंने अपना मील का पत्थर माना था। रहस्यमय रास्ता नदी के दूसरी ओर आधे मील आगे है। पेड़ों में कोई अंतराल नहीं। यही इसका अचरज और रहस्य है। जहां तुम गहरे हरे झाड़ियों की जगह हल्की हरी नरकट देखते हो, वहां महान कपास के पेड़ों के बीच वही मेरा निजी दरवाजा है, अज्ञात में। अंदर धकेलो और समझ जाओगे, यह वास्तव में एक अद्भुत जगह थी। हल्की हरी नरकट की एक पंक्ति द्वारा चिह्नित स्थान पर पहुंचकर हमने अपनी दो डोंगियों को कई सौ गज तक उनमें से ले गए और अंत में एक शांत और उथली धारा में निकले रेतीले तल पर साफ और पारदर्शी बहती हुई। यह शायद 20 गज चौड़ी थी और दोनों ओर सबसे विलासी वनस्पति से बंधी थी। जो कोई यह नहीं देखता कि एक छोटी दूरी के लिए झाड़ियों की जगह नरकट ने ले ली थी, वह ऐसी धारा के अस्तित्व का अनुमान नहीं लगा सकता था या उसके परे के परिलोक का सपना नहीं देख सकता था, क्योंकि परिलोक ही था सबसे अद्भुत जो मानव कल्पना सोच सकती है। घनी वनस्पति सिर के ऊपर मिलती थी, एक प्राकृतिक छत बनाती थी और हरियाली की इस सुरंग में सुनहरी गोधूली में हरी पारदर्शी नदी बहती थी, अपने आप में सुंदर, लेकिन ऊपर से आकर छनी और नरम हुई चमकदार रोशनी से पड़े विचित्र रंगों से अद्भुत। क्रिस्टल जैसी साफ, कांच की परत जैसी स्थिर, हिमशैल के किनारे जैसी हरी, यह हमारे सामने अपने पत्तेदार मेहराब के नीचे फैली थी। हमारे हर चप्पू के डंडे से उसकी चमकदार सतह पर हजार लहरें उठती थीं। यह अजूबों की भूमि के लिए एक उचित रास्ता था। इंडियंस के सभी निशान मिट गए थे, लेकिन पशु जीवन अधिक था और प्राणियों की तमीज दर्शाती थी कि वे शिकारियों के बारे में कुछ नहीं जानते। कालिन खमली, छोटे छोटे बंदर, बर्फसफेद दांत और चमकती मजाकिया आंखें, जैसे हम गुजरे उन्होंने बकबक की। कभी कभी एक कायमन बैंक से भारी धड़ाम के साथ गिरता। एक बार एक काले भारी टेपियर ने झाड़ियों के एक अंतराल से हमें देखा और फिर जंगल में लड़खड़ाते हुए चला गया। एक बार एक बड़े प्यूमा का पीला लहरदार रूप झाड़ियों में लहरा गया और उसकी हरी अशुभ आंखें उसके तनों वाले कंधे पर से हमें घृणा से घूरती रहीं। पक्षी जीवन प्रचुर था, विशेष रूप से बत्तखों जैसे पक्षी, बगुला, सारस और आइबिस नीले, लाल और सफेद रंग में हर उस लट्ठे पर छोटे छोटे समूहों में इकट्ठे जो किनारे से निकला था, जबकि हमारे नीचे क्रिस्टल पानी हर आकार और रंग की मछलियों से जीवंत था। 3 दिनों तक हम धुंधली हरी धूप की इस सुरंग में ऊपर चलते रहे। लंबे हिस्सों में आगे देखने पर कोई शायद ही बता सकता था कि दूर का हरा पानी कहाँ खत्म होता है और दूर की हरी छत कहाँ शुरू होती है। इस विचित्र जलमार्ग की गहरी शांति मनुष्य के किसी भी संकेत से नहीं टूटी। यहाँ कोई इंडियन नहीं। बहुत डरते। कुरुपुरी, गोमेज ने कहा। कुरुपुरी जंगल की आत्मा है, लॉर्ड जॉन ने समझाया। यह किसी भी प्रकार के शैतान के लिए नाम है।
बेचारे लोगों को लगता है कि इस दिशा में कुछ भयानक है, इसलिए वे इससे बचते हैं। तीसरे दिन यह स्पष्ट हो गया कि डोंगियों में हमारी यात्रा ज्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि धारा तेजी से उथली हो रही थी। 2 घंटों में 2 बार हम तल पर अटक गए। अंत में हमने डोंगियां झाड़ियों में खींच लीं और नदी के किनारे रात बिताई। सुबह लॉर्ड जॉन और मैं जंगल से 2 मील का रास्ता किया, धारा के समानांतर चलते हुए, लेकिन जैसे जैसे वह और उथली होती गई, हम लौटे और रिपोर्ट की, जो प्रोफेसर चैलेंजर को पहले से शक था कि हम उस ऊंचाई पर पहुंच गए थे जहां तक डोंगियां लाई जा सकती थीं। इसलिए हमने उन्हें खींचा और झाड़ियों में छुपाया, एक पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ियों से निशान लगाया ताकि हम उन्हें वापस पा सकें। फिर हमने अपने बोझ, बंदूकें, गोला बारूद, भोजन, तंबू, कंबल और बाकी सब हम सब में बांटे और अपने पैकेट कंधों पर उठाकर हमारी यात्रा के अधिक परिश्रमी चरण पर निकल पड़े। हमारे दोनों मसाले बक्सों के बीच एक दुर्भाग्यपूर्ण झगड़े ने हमारे नए चरण की शुरुआत की। चैलेंजर ने हमारे साथ जुड़ने के क्षण से ही पूरी पार्टी को निर्देश दे रहे थे, समरली की स्पष्ट असंतोष के साथ। अब जब उन्होंने अपने साथी प्रोफेसर को कोई कर्तव्य सौंपा, यह केवल एक एनारॉयड बैरोमीटर ले जाना था, तो मामला अचानक उफान पर आ गया। क्या मैं पूछ सकता हूँ, श्रीमान, समरली ने दुर्भावनापूर्ण शांति के साथ कहा, किस क्षमता में आप इन आदेशों को देने का जिम्मा लेते हैं? चैलेंजर ने घूरा और खड़े हो गए। मैं यह प्रोफेसर समरली, इस अभियान के नेता के रूप में करता हूं। मुझे आपको बताना होगा, श्रीमान, कि मैं उस क्षमता में आपको नहीं मानता। वाकई? चैलेंजर ने अनाड़ी व्यंग्य के साथ झुककर कहा। शायद आप मेरी सटीक स्थिति परिभाषित करेंगे। हाँ श्रीमान, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी सत्यनिष्ठा परीक्षण पर है, और यह समिति उसे परखने यहाँ है। आप, श्रीमान, अपने जजों के साथ चलते हैं। अच्छा, चैलेंजर ने एक डोंगी के किनारे पर बैठते हुए कहा। उस मामले में आप निश्चित रूप से अपने रास्ते जाएंगे और मैं अपनी गति से पीछा करूंगा। यदि मैं नेता नहीं हूं तो आप मुझसे नेतृत्व की उम्मीद नहीं कर सकते। भगवान का शुक्र है कि 2 समझदार आदमी थे, लॉर्ड जॉन रॉक्सटन और मैं, जिन्होंने हमारे विद्वान प्रोफेसर्स की चिड़चिड़ाहट और मूर्खता को हमें लंदन खाली हाथ वापस भेजने से रोका। तर्क, अनुनय और समझाने की कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी उन्हें शांत करने के लिए। फिर अंत में समरली अपने व्यंग्य और पाइप के साथ आगे बढ़ते और चैलेंजर लुढ़कते बड़बड़ाते पीछे आते। किसी सौभाग्य से हमने इस समय पता लगाया कि हमारे दोनों विद्वान एडिनबर्ग के डॉक्टर इलिंगवर्थ के बारे में बेहद खराब राय रखते हैं। उसके बाद यही हमारा एकमात्र सुरक्षा कवच था और हर तनावपूर्ण स्थिति इस स्कॉटिश प्राणिविज्ञानी का नाम लाने से हल हो जाती जब दोनों प्रोफेसर एक अस्थायी गठबंधन और मित्रता बना लेते इस साझा प्रतिद्वंद्वी की घृणा और निंदा में। धारा के किनारे एकल पंक्ति में आगे बढ़ते हमें जल्द ही पता चला कि यह एक छोटे नाले में सिकुड़ती गई और अंत में स्पंज जैसी काई के एक विशाल हरे दलदल में खो गई जिसमें हम घुटनों तक धंस गए। वह जगह मच्छरों के बादलों और हर प्रकार के उड़ने वाले कीटों से भयानक रूप से ग्रस्त थी, इसलिए हम ठोस जमीन फिर पाकर और पेड़ों के बीच एक चक्कर लगाकर इस संकटपूर्ण दलदल को पार करके खुश थे, जो दूर से अंग की तरह गूंज रहा था, इतना जोर से था कीट जीवन से। डोंगी छोड़ने के 2 दिन बाद हमें पता चला कि देश का पूरा चरित्र बदल गया। हमारा रास्ता लगातार ऊपर की तरफ था और जैसे जैसे हम चढ़े जंगल पतले होते गए और उनकी उष्णकटिबंधीय विलासिता खोती गई। अमेज़न के जलोढ़ मैदान के विशाल पेड़ों की जगह फीनिक्स और नारियल के पाम ले लिए बिखरे गुच्छों में उगते, उनके बीच मोटी झाड़ियां। अधिक नम खोह में मॉरिशिया पाम अपने सुंदर झुकते पत्ते फैलाते। हम पूरी तरह कंपास से चले
और एक दो बार चैलेंजर और दो इंडियंस के बीच राय का अंतर था, जब प्रोफेसर के क्रोधित शब्दों में उद्धृत करते हुए पूरी पार्टी ने आधुनिक यूरोपीय संस्कृति के सर्वोच्च उत्पाद की बजाय अविकसित जंगलियों की भ्रामक प्रवृत्तियों पर भरोसा करना पसंद किया कि हम ऐसा करने में उचित थे। तीसरे दिन दिखाया गया जब चैलेंजर ने माना कि उन्होंने अपनी पिछली यात्रा के कई स्थलचिह्न पहचाने और एक जगह हम वास्तव में 4 आग काले पत्थरों पर पहुंचे जो एक पड़ाव स्थल चिह्नित करते रहे होंगे। रास्ता अभी भी ऊपर चढ़ता रहा और हम एक चट्टान बिखरी ढलान पार करते रहे जिसे पार करने में 2 दिन लगे। वनस्पति फिर बदल गई थी और केवल वेजिटेबल आइवरी का पेड़ बचा था, अद्भुत आर्किड की बड़ी प्रचुरता के साथ, जिसमें मैंने दुर्लभ नटोनिया वेक्सिलेरिया और कैटलेया और ओडोंटोग्लॉसम के शानदार गुलाबी और लाल फूल पहचानना सीखा। कभी कभी कंकड़ तल वाले और फिन से ढके किनारे वाले छोटे नाले पहाड़ी के उथले खड्डों से गड़गड़ाते नीचे आते और हर शाम किसी चट्टान बिखरे तालाब के किनारे अच्छे पड़ाव स्थल देते जहां छोटी नीली पीठ वाली मछलियों के झुंड अंग्रेजी ट्राउट के आकार और रूप जैसे हमें एक स्वादिष्ट रात का खाना देते। डोंगी छोड़ने के 9वें दिन, जैसा मैं गणना करता हूं करीब 120 मील करके, हम पेड़ों से निकलने लगे जो इतने छोटे हो गए थे कि वे मात्र झाड़ियां थे। उनकी जगह बांस की एक विशाल वनस्थली ने ली जो इतनी घनी उगी थी कि हम केवल इंडियंस के मैचेटीज और बिलहुक्स से रास्ता काटकर इसे पार कर सकते थे। इस बाधा से गुजरने में एक लंबा दिन लगा, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक, केवल एक घंटे के 2 विश्राम के साथ। इससे अधिक एकतांता और थकाऊ कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ तक कि सबसे खुले स्थानों में भी मैं 10-12 गज से अधिक नहीं देख सकता था, जबकि सामान्यतः मेरी दृष्टि आगे लॉर्ड जॉन की कॉटन जैकेट की पीठ और दोनों ओर 1 फुट दूर पीले बांस की दीवार तक सीमित थी। ऊपर से धूप की एक पतली किरण आती और हमारे सिर से 15 फुट ऊपर नरकट के शीर्ष गहरे नीले आकाश के खिलाफ लहराते दिखते। मुझे नहीं पता कि ऐसे घने में किस प्रकार के प्राणी रहते हैं, लेकिन कई बार हमने हमारे बिल्कुल पास बड़े भारी जानवरों के दौड़ने की आवाजें सुनी। उनकी आवाजों से लॉर्ड जॉन ने उन्हें जंगली मवेशियों का कोई रूप माना। ठीक जब रात पड़ी, हमने बांस की पट्टी साफ की और तुरंत अपना शिविर बनाया, अनंत दिन से थककर। अगली सुबह जल्दी हम फिर पैदल थे और पाया कि देश का चरित्र एक बार और बदल गया है। पीछे बांस की दीवार थी, उतनी ही निश्चित जैसे यह किसी नदी के रास्ते को चिह्नित करती हो। सामने एक खुला मैदान था, थोड़ा ऊपर ढलता और पेड़फिन के गुच्छों से बिंदित, पूरा हमारे सामने झुकता हुआ एक लंबी वेलपीठ जैसी कटक पर समाप्त होता। हम इस पर दोपहर तक पहुंचे, केवल उसके परे एक उथली घाटी पाने के लिए जो एक धीमी ढलान पर फिर उठती और एक नीचे गोल आसमानी रेखा की ओर जाती। यहाँ था, जबकि हम इनमें से पहली पहाड़ियों को पार कर रहे थे, कि एक घटना हुई जो महत्वपूर्ण हो भी सकती है और नहीं भी। प्रोफेसर चैलेंजर, जो 2 स्थानीय इंडियंस के साथ दल के आगे थे, अचानक रुके और दाईं तरफ उत्साहपूर्वक इशारा किया। जैसे ही उन्होंने किया, हमने 1 मील या इससे कुछ दूर पर कुछ देखा जो एक विशाल भूरा पंछी जैसा लगा, धीरे जमीन से ऊपर उठकर बहुत नीचे और सीधे उड़ता हुआ जब तक पेड़फिन में लुप्त नहीं हो गया। देखा? चैलेंजर ने उत्साह में पुकारा। सम्मरली, देखा? उनके सहयोगी उस स्थान को घूर रहे थे जहां वह प्राणी गायब हुआ था। आपका दावा है यह क्या था? उन्होंने पूछा। मेरे सर्वोत्तम विश्वास में एक टेरोडैक्टिल। सम्मरली तिरस्कारपूर्ण हंसी में फूट पड़े। टेरो बकवास, उन्होंने कहा। यह एक सारस था, यदि मैंने कभी कोई देखा। चैलेंजर बोलने के लिए बहुत क्रोधित थे। उन्होंने बस अपना पैक कंधे पर उठाया और मार्च जारी रखा। लॉर्ड जॉन हालांकि मेरे साथ बराबर आए और उनका चेहरा अपनी सामान्य अवस्था से अधिक गंभीर था।
उनके हाथ में उनके जेस चश्मे थे। पेड़ों के पार जाने से पहले मैंने इसे केंद्रित किया, उन्होंने कहा। मैं नहीं कहूंगा कि यह क्या था, लेकिन एक शिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाऊंगा कि यह मेरे जीवन में कभी आंखों में पड़ा कोई पक्षी नहीं था। तो वहां मामला खड़ा है। क्या हम वास्तव में उस अज्ञात के किनारे पर हैं, उस खोई हुई दुनिया की बाहरी चौकियों से मिल रहे हैं जिसकी हमारे नेता बात करते हैं? मैं आपको घटना जैसे हुई वैसे दे रहा हूं और आप उतना ही जानेंगे जितना मैं जानता हूं। यह अकेला है क्योंकि हमने और कुछ नहीं देखा जिसे उल्लेखनीय कहा जा सके। और अब मेरे पाठकों, यदि कभी कोई होंगे, मैं आपको चौड़ी नदी के ऊपर नरकट की छलनी से होकर हरी सुरंग से नीचे ताड़ के पेड़ों की लंबी ढलान पर बांस की झाड़ी से और पेफन के मैदान को पार करके ला चुका हूँ। अंत में हमारा गंतव्य हमारी पूरी दृष्टि में था। जब हमने दूसरी कटक पार की तो हमने अपने सामने एक अनियमित ताड़बिंदित मैदान देखा और फिर ऊंची लाल चट्टानों की वह रेखा जो मैंने चित्र में देखी थी। वह वहां है, यहां तक कि जैसे मैं लिख रहा हूं, और इसमें कोई संदेह नहीं कि यह वही है। निकटतम बिंदु पर यह हमारे वर्तमान शिविर से करीब 7 मील है और यह दूर तक घूमती है, जहां तक मैं देख सकता हूं। चैलेंजर एक पुरस्कार मोर की तरह अकड़ते हैं और सम्मरली चुप हैं, लेकिन अभी भी संदेहवादी। एक और दिन में हमारे कुछ संदेह समाप्त हो जाने चाहिए। इस बीच, क्योंकि जोज, जिसका हाथ टूटे बांस से छेदा गया था, वापस जाने पर जोर देते हैं, मैं यह पत्र उनकी देखभाल में वापस भेज रहा हूं और बस उम्मीद है कि यह अंततः हाथ में आए। जैसे जैसे अवसर आएगा फिर लिखूंगा। इसके साथ मैंने हमारी यात्रा का एक मोटा नक्शा संलग्न किया है जो विवरण को कुछ आसान बनाने का प्रभाव कर सकता है।